Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर 1 की। तो ये आपका पेपर 1 जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। ये इतना लंबा चौड़ा आपका इस सब्जेक्ट का नाम है जो कि आपका पेपर 1 है और कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का पेपर आता है। जैसा कि मैंने आपसे सिलेबस की क्लास में डिस्कस किया था, इससे पहले जो हो चुकी थी, उसमें हमने बहुत ही बेहतर तरीके से जाना था कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि आज ये हमारी दूसरी क्लास है क्योंकि पहली क्लास में हमने सिलेबस कवर किया था। तो सभी लोग आ जाइए। आज की हमारी जो टॉपिक की पहली कक्षा है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है पठन का अर्थ एवं महत्व। तो यहीं से बिल्कुल बेस बनाते हुए चलेंगे और आगे का पूरा सब्जेक्ट इस क्लास पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं क्लास के लिए? क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी प्रशिक्षु कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी तैयार हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ हम दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको लास्ट तक किसी बुक या सीरीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो एग्जाम टाइम पर सीरीज लेने की बात हो, उसकी भी जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया है, एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन तक सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। सो डोंट हैव टू वरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जी बिल्कुल, जो भी प्रशिक्षु चैप्टर नंबर डालता हुआ चलता है वो सबसे पहले यहाँ पर लिख ले। ये आपका लेसन 1 या चैप्टर 1 की यहाँ से शुरुआत हो रही है और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, पठन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। देखिए, पठन जो आपका ये टॉपिक है, पठन या लेखन, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पठन की शुरुआत कैसे होती है, यानी ये किसका हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने बात की है भाषा कौशल की। तो भाषा कौशल का ही एक भाग है पठन। ठीक है, वो आपको अभी क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए भाषा कौशल के बारे में जानें कि भाषा कौशल क्या होता है। दोस्तों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको वो बिना बातचीत किए अपने विचारों को साझा किए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं बोलकर या फिर लिखकर, ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, हमारा एक संप्रेषण का साधन बन जाता है। तो इसी तरीके से पठन लेखन सभी किसके साधन है, संप्रेषण के साधन है, जो कि भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब जो यहाँ पर लिखा गया है, आपसे पूछ लिया जाए अगर कि भाषा कौशल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की गई है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है। यहाँ पर अभिव्यक्त और ग्रहण दो बात कही गई है। अभिव्यक्त कैसे करेगा, अभिव्यक्ति होता है मतलब दूसरों के सामने प्रकट करना। तो दूसरों के सामने आप अपने विचारों को कैसे प्रकट करोगे? क्या सुनकर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? बोलकर कर सकते हैं या फिर लिख कर सकते हैं। और दूसरों की कही गई बातों को हम अपने आप उसके विचारों को कैसे ग्रहण करेंगे, वो हम करेंगे उसकी बातों को सुनकर या फिर पढ़कर। समझ में आया दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो ये बहुत छोटी सी बात थी लेकिन जरूरी थी समझनी। देखिए, भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की ही क्षमता क्या कहलाती है? भाषा कौशल कहलाती है। कौन कौन से चार यहाँ पर आपको कौशल बताए गए हैं? यहाँ पर कहा ना लास्ट में
कि इन चारों क्रियाओं के प्रयोग से ही जो प्रयोग की क्षमता होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। जिनमें पहली थी बोलना, या बोलकर, लिखकर, पढ़कर या फिर सुनकर। ठीक है, ये चार क्या है, क्रियाएं हैं जो कि भाषा कौशल की क्षमता के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से अब आपने समझ लिया कि भाषा कौशल किसे कहते हैं। अब भाषा कौशल के प्रकार भी साथ साथ जानते हुए चलिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आज का है। यहीं से आपके न जाने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। आगे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलता चलेगा किस चैप्टर से कैसा प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्योंकि आज मैंने बहुत ही सही तरीके से नोट किया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ, किस साल, किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल में समझते हुए चलेंगे। चलिए जाने कि भाषा कौशल के प्रकार कितने होते हैं। जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी ध्यान देंगे क्लास में, ठीक है, बहुत अच्छे से। और क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होगा, तो इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से सुने और जो भी उसका सही उत्तर देगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सबसे पहले जो जवाब देगा और सबसे अच्छा जवाब देगा, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। भाषा कौशल के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अरे भैया कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी तो सीखा था कि भाषा कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो वही उसके प्रकार हो जाएंगे। भाषा कौशल के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से? यहाँ देखिए, सबसे पहले आसान भाषा में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अभी मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ, जरा तैयार रहिएगा। एक बार मैं इसको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर सवाल तुरंत अभी आने वाला है एक तो आपके सामने। तो सुनने को क्या हम कह सकते हैं? श्रवण कौशल। ठीक है, बोलने को क्या कहेंगे? वाचन कौशल। पढ़ना पठन कौशल, और लिखने को हम क्या कह सकते हैं? लेखन कौशल। ठीक है, यानी श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें LSRW से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने जब इंग्लिश की फर्स्ट क्लास ली थी आपकी, उसमें हमने क्लियर किया था LSRW क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये भाषा सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं और यही भाषा कौशल के 4 प्रकार भी होते हैं। ठीक है, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, R से राइटिंग नहीं रीडिंग पढ़ना और W से राइटिंग लिखना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो जाते हैं भाषा कौशल के। क्लियर है इतना? अब आप मुझे ये बता दीजिए गाइज, अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि इन चारों में से कौन से 2 ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति के साधन हैं, यानी जिनका प्रयोग करके, जिन कौशलों का प्रयोग करके आप अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। और आपको ये भी बताना है कि इन चारों में से कौन से 2 ऐसे हैं कि जो विचारों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, और 2 वे हैं जो विचारों को आपके अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कौशल हैं? इनमें से इन चारों में से आपको एलिमिनेट करके बताना है कि कौन से आपके अभिव्यक्त करने वाले हैं और कौन से आपके ग्रहण करने वाले कौशल है। चलिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखते हूँ कितना आपका ध्यान है क्लास में, या फिर आप लोग बातों में लगे पड़े हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इसका आंसर कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब आगे आपसे पूछा गया है गाइज कि पाठन का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। BTC 2017 में आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी उम्मीद है। आज की क्लास से गाइज डेफिनेटली आपके 2 से 3 नंबर बहुत इजीली बन जाएंगे आज ही की क्लास से, तो बहुत मायने रखता है आपके लिए एक नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें दोस्तों पाठन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। जो हमने ये 4 कौशल पढ़े, इनमें जो आपका यहाँ पर पठन कौशल है, पाठन कौशल है, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलेंगे, फिर एक एक कर बाकियों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पठन कौशल के बारे में। पठन का क्या अर्थ होता है, अर्थ के बारे में सबसे जरूरी है जानना। तो पठन अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना, केवल पढ़ना ही नहीं,
उसके अर्थ को ग्रहण भी करना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, आप लोग जैसे आंसर कर रहे हैं कि इनमें से ग्रहण करने वाला कौशल एक पठन भी है। तो वही बात है, इसमें क्या है कि जो लिखित सामग्री है, किसी ने अपने विचार को अभिव्यक्त किया लिखकर, और आप उसको पढ़ रहे हैं, किस लिए? ग्रहण करने के लिए। तो पठन का अर्थ क्या हुआ? लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। क्लियर है? थम्स अप करिए, इतना समझ आ रहा है आपको बहुत अच्छे से? वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हम, अगर आपसे पूछा जाए कि पठन का अर्थ लिखिए, आप लोगों ने इतना लिख लिया कि भाई पठन का अर्थ होता है लिखित सामग्री को पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना। और आप चाहे तो इसमें यह भी लिख सकते हैं कि पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। बहुत अच्छी लाइन बन जाती है ये, क्योंकि इसको कोई भी प्रशिक्षु जिसको याद करने में, याद रखने में दिक्कत होती है, वो इस तरह की चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और एग्जाम टाइम पे बहुत जल्दी याद आ जाती है ऐसी बातें। ठीक है, तो पठन को आपको इंग्लिश में पता है रीडिंग कहते हैं, तो बस आपको लिखना ही क्या है, देख लीजिए कि पठन इंग्लिश शब्द रीडिंग का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। सभी पहले से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बस लिखने का तरीका है। आप लिख दीजिए और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो रीडिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है। इसकी भी एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि पठन अंग्रेजी भाषा के रीडिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ पढ़ना होता है। और पठन का अर्थ केवल लिखित सामग्री को पढ़ना ही नहीं, उसके अर्थ को ग्रहण भी करना होता है। ठीक है, अब चलिए, ये पठन का अर्थ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? किसकी बारी आती है? यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस परिभाषा की। तो आपने अर्थ समझ लिया है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी आती है यहाँ तक? पूछ लीजिए अभी। अब हम बात करेंगे परिभाषा, पठन की परिभाषा यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले श्री रमन बिहारी लाल जी के अनुसार क्या होता है पठन? तो चलिए जाने। श्री रमन बिहारी लाल के अनुसार शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पाठन नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहा कि सिर्फ उनका उच्चारण या वाचन ही पठन नहीं कहलाता है, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक है, यानी ग्रहण करना भी आवश्यक होता है। तो बहुत इजी सी बात है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन अर्थ में जानी, वही इसने यहाँ पर डेफिनेशन बना करके इन्होंने लिख दी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा अलग शब्दों का प्रयोग किया है, बाकी बात वही चीज है जो हमने अभी जानी। क्या कहा इन्होंने कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ साथ आपको क्या करना होता है? उसके अर्थ को और भाव को समझना या ग्रहण करना भी आवश्यक होता है। यह परिभाषा किसने दी है? श्री रमन बिहारी लाल जी के अनुसार यह परिभाषा है पठन की। इसी के साथ एक और परिभाषा आप लोग जानते हुए चलेंगे, यह है डॉक्टर उमा मंगल जी के अनुसार। इन्होंने कहा है, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी और साधारण सी भाषा है, जो हमने अर्थ में जाना, यहाँ पर बहुत साधारण से शब्दों में वही परिभाषा के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है कि वास्तव में क्या होता है, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका जब आप अर्थ प्रकट करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? पठन या वाचन कह देते हैं। बहुत ही बेहतरीन, आपको दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आशा करूंगी कि आप इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, जब आप नोट्स इसके बनाने बैठे तो बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हर एक चीज को बहुत ध्यान से और कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, और लिमिटेड और सटीक पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा लास्ट तक। और देखिए ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए तो बुक है ही, फिर हम किस लिए है? इसीलिए 3-4 बुक्स को एक साथ लेकर के मैं बैठती हूँ, जब आपके लिए नोट्स बनाती हूँ। उसमें आपका सीरीज को भी ऐड किया जाता है प्रत्येक प्रश्न में, ये देखने के लिए कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको किसी बुक मॉडल पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर क्लास लीजिए और अपने नोट्स बनाइए, देखिए आपके कितने बेहतर नोट्स तैयार होंगे और रटने वाले नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझ आ रही होगी एक एक चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे पठन प्रक्रिया के गाइस उद्देश्य क्या होते हैं।
एम ऑफ रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने के या पठन के क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए 2018 में प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ आपका प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पठन प्रक्रिया के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है पठन मुद्रा, यानी मुद्रा क्या होती है दोस्तों, स्थिति, आपके बैठने की, उच्चारण करने की, खड़े होने की जो स्थिति होती है, ठीक है, उससे ही क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। कि देखिए किस मुद्रा में बैठे हैं, शांत मुद्रा में बैठे हैं। तो आगे देखिए आप जब इसे जानेंगे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। पढ़ते समय बच्चे की आंखों और पुस्तक के बीच की दूरी कितनी है ये देखना, उच्चारण स्थानों का प्रयोग तथा बैठने और खड़े होने की मुद्रा, यानी किस किस स्थिति में वो खड़ा है, कहीं झुककर तो नहीं खड़ा, कमर सीधी होनी चाहिए बैठते समय, और पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच एक उचित दूरी होनी चाहिए। क्या कोई आप में से बता पाएगा कि आंखों और पुस्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी आंखों और पुस्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर कोई जानता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पठन मुद्रा में क्या है कि आप बच्चा जब पढ़ते समय किस पोजीशन में खड़ा है, किस मुद्रा में खड़ा है, यह भी मायने रखता है। ये सब पठन के उद्देश्य होते हैं कि बच्चे को खड़ा होना, किस तरीके से खड़े होकर हाथ में पुस्तक लेकर कितनी दूरी पर रखकर उसको पढ़ना है, बैठते वक्त कैसे बैठ करके पढ़ना है, उच्चारण स्थान का सही प्रयोग कर रहा है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, इन सभी का सही तरीके से प्रयोग कर रहा है या नहीं, ठीक है, उच्चारण सही से हो रहा है शब्दों का या नहीं, पुस्तक के और आंखों के बीच में उचित दूरी है या नहीं, इन सभी का ध्यान भी इसमें रखा जाता है। दूसरा आपका बिंदु है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, वेरी गुड, 15 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। 15 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए आंखों के और पुस्तक के बीच में, ये याद रखिए, कॉमन सा क्वेश्चन है और कहीं भी फंस जाता है, ठीक है, आपके टेट तक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे बात करें दोस्तों पठन शैली। पठन शैली यानी पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह तथा अवरोह के अनुसार हो, ठीक है, यानी जब आप पढ़े तो ऐसा ना हो कि आप एक सीधी लय में गाते हुए चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, ना आप उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, यानी विराम का मतलब होता है रुकना। तो जब आपका एक वाक्य समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा रुकना होता है अगले वाक्य की शुरुआत करने के लिए। उससे क्या होता है, सुनने वाले को उसका अर्थ समझ आता है कि ये कहना क्या चाहता है। और स्वरों का उच्चारण में आरोह अवरोह के अनुसार करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एक लय में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें तो पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शब्दों में पढ़ते समय उतार चढ़ाव का प्रयोग करेंगे तो सुनने वाला का ध्यान क्या होगा, आकर्षित होगा आपकी बातों की तरफ। यानी देखिए एग्जाम्पल तो लाइव में आपको दिखाई देती हूँ कि कैसे, अगर मान लीजिए मैं आपको ये चीजें सिखा रही हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैं इसको पढ़कर आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो कि लिखा क्या है इसमें। अगर मैं बिना किसी उतार चढ़ाव के, गति, प्रवाह के आपको बोल करके दिखाऊं तो आप देखिए कि आपको कितना समझ आ पाता है, ठीक है। आप लाइव यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए, कहाँ विराम चिन्हों का आप प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बोलते समय आप वहां पर ऐसे लिखकर भी दिखाएंगे पूर्ण विराम, या बोलेंगे कि पूर्ण विराम आ गया है, नहीं, वो आपको अपने शब्दों के रुकाव के जरिए ही समझाना होता है कि यहाँ पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे अब मैं आपको ये पढ़कर सुना रही हूँ, पठन कर रही हूँ, पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उच्चारण स्थान का ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी कि मैंने आपको क्या कह दिया, लेकिन अगर इसी बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए, तो ये शब्द जो मैंने आपको बोले ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप से गए, है ना। तो ये अंतर होता है पढ़ने में भी, ठीक है, पढ़ते हुए भी आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
आगे बात करें दोस्तों, एक और बिंदु यहाँ पर शुद्ध उच्चारण पर ध्यान। ठीक है, शुद्ध उच्चारण पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि पठन शैली कैसी होनी चाहिए कि हर एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण हो। तो ये हम बात कर रहे हैं पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लय गति प्रवाह ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए, आरोह अवरोह के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, पठन मुद्रा आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु यहाँ पर हम देखेंगे, और क्या है इसका यहाँ पर उद्देश्य पठन का, तो वह है से स्वर पठन। ये दोस्तों इसका उद्देश्य में तो आपका आ ही जाएगा, साथ ही साथ आपका अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि से स्वर पठन या वाचन क्या होता है। देखिए 2 बार आ चुका है लगातार, 2017 और 2018 प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। से स्वर पाठन या वाचन क्या होता है? बहुत ध्यान से आप इसको सुनेंगे, आ भी सकता है आपके पेपर में 1 या 2 नंबर में, या इसके आपसे प्रकार पूछ लिए जा सकते हैं, तो हम पूरी चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, लिखी हुई विषय वस्तुओं को स्वर सहित पढ़ना। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, से स्वर यानी स्वर के सहित वाचन करना क्या कहलाता है? से स्वर कहलाता है, से स्वर वाचन कहलाता है, या से स्वर पठन कहलाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इसका अर्थ से स्वर, स्वर के सहित वाचन करना ही से स्वर वाचन कहलाता है। यानी लिखी हुई विषय वस्तुओं को स्वर सहित पाठन करना ही सस्वर वाचन कहलाता है या सस्वर पाठन कहलाता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही यहाँ पर इसके प्रकार भी दिए गए हैं। सस्वर वाचन के प्रकार कितने होते हैं आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप बताएंगे सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा कि सस्वर वाचन का अर्थ और उसके प्रकार बताइए। तो आपने अर्थ जान लिया है, प्रकार की बात अब कर लेते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं सस्वर वाचन के, एक तो आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। ठीक है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है दोस्तों, समझ आ रहा है ना आप सभी को? बहुत अच्छे से देखिए, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या आपको? जी बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप साथ के साथ लाइक करते हुए चले। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदर्श वाचन किसे कहते हैं दोस्तों? शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन ही क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। यानी जो वाचन शिक्षक करता है उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए शिक्षक क्या होता है? हमारा आदर्श होता है। तो जो वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श वाचन कहेंगे। और दूसरा होता है अनुकरण वाचन, यानी छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी जब अध्यापक किसी पाठ का आदर्श वाचन करता है और उसके पीछे पीछे अनुकरण करते हैं सभी छात्र, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? जो अध्यापक ने वाचन किया उसे आदर्श वाचन, और जो छात्र उसका अनुकरण कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा जो वाचन किया जा रहा है उसे आप क्या कहेंगे? अनुकरण वाचन कहेंगे। तो समझ में आ गया दोनों के बीच अंतर। सस्वर वाचन के 2 प्रकार मैंने आपको बताए, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। क्लियर है? सो थम्स अप गाइस, क्लियर है आप सभी को? जी कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ, थम्स अप। ठीक है, कभी आपको यहाँ पर ठंडा ठंडा कूल कूल याद आए तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जोक से पार्ट। तो यहाँ हम बात करेंगे पठन के महत्व के बारे में। आपने पठन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं पठन के महत्व की। प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन बनने को आपका रेडी है, तो बिल्कुल आ सकता है ये आपका एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए पठन के महत्व क्या होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पठन की उपयोगिता बताइए। तो उपयोगिता पूछ ले या महत्व पूछ ले, आपको लिखना यही है। क्या है दोस्तों? सबसे पहला, मनोरंजन में सहायक होता है। पठन क्या होता है? मनोरंजन में सहायक होता है। जब आप किसी गीत या कविता का बिल्कुल लय सुर ताल के साथ सस्वर पाठन करते हैं तो मनोरंजन होता है। मनोरंजन आता है ना सभी को, तो बिल्कुल मनोरंजन में सहायक है पठन। दूसरा क्या है?
शिक्षा प्राप्ति में सहायक। बच्चों को, छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जब प्राथमिक शिक्षा दी जाती है तो वहां पर सहस्वर पाठन का या सहस्वर वाचन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब बच्चों को सहस्वर पठन के अनुसार पढ़ाया जाता है, उनसे वाचन करवाया जाता है सहस्वर, तो बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ उसका वाचन करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। तो शिक्षा की प्राप्ति में भी सहायक है क्या, पठन। तो ये इसका क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। ठीक है, मनोरंजन में सहायक है। और कहाँ उपयोगिता है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, ये भी इसकी उपयोगिता है। तीसरी क्या है, सामाजिक उपयोगिता, यानी दूसरे के विचार को समझने के लिए, दूसरों की लिखी गई बातों को समझने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी इसकी उपयोगिता होती है, यानी समाज में भी उपयोगिता है पठन की। चौथा है, समाचारों को जानने के लिए भी सहायक होता है, यानी जब आपसे पठन करना आएगा आपको पता होगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, किस वर्ण का क्या किस वर्ण का उच्चारण कैसे होना है, यानी आप सही उच्चारण कर रहे हैं और सही लय और विराम सब चीजों का सही से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको समाचारों को जानने के लिए भी सहायक मिलेगी, यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करेंगे और उसको जानेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर महत्व है। चौथा है, भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में, यानी उनको दूर करने में। निराकरण का मतलब क्या होता है, दूर करने में। जो भी समस्याएं हैं पठन से संबंधित, उसको दूर करने में भाषा संबंधी समस्याओं को पठन का महत्व होता है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया? बताइए सभी, इतना सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से? तो अभी तक हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेते हैं, फिर आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपसे पूछेंगे, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। देखिए एक बार रिकैप करते हैं फटाफट से। हमने क्या जाना, हमने बात कर रहे हैं हम पठन का अर्थ और उसकी महत्व, उपयोगिता, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। परिभाषा के बारे में सबसे पहले हमने जाना भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल के प्रकार कितने हैं, जिनमें एक कौशल है पठन कौशल। उस पठन कौशल के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि पठन का अर्थ क्या है, लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। अंग्रेजी के रीडिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और यही परिभाषा आपको दी गई है किस किस के अनुसार, बिहारी लाल के अनुसार और उमा मंगल के अनुसार आपको ये परिभाषा दी गई है। पठन प्रक्रिया के उद्देश्य हमने जान लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उद्देश्य था, सहस्वर पठन या वाचन था। सहस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। पठन के महत्व आपने जान लिए, इन 5 को जान लीजिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम, तो यहां पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे बिल्कुल आपके सामने है। तो आपको गाइस बताना ये है कि जो पठन संबंधी आपने कहीं अभी तक पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं आपको कम्युनिटी पर क्वेश्चन पोस्ट करती रहती हूं, तो वहां पर मैंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा है और पता होना चाहिए आपको, पठन संबंधी जो अक्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, पठन संबंधी अक्षमता को किस नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, वो आपको यहां पर बताना है। तो पठन संबंधी अक्षमता को आप किस नाम से जानते हैं आपको बताना है, जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसग्राफिया, तो इन सब में से आपको चूज करना है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो बताइए पठन संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं। अगर आप बाद में भी क्लास देख रही है तो मेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अब से आपकी पठन आपकी जो फर्स्ट पेपर है इसकी क्लासेस भी आपकी आज से शुरू हो जाती है, ठीक है। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये आपका पेपर 1 है, 50 नंबर का पूछा जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन
मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और मिलते हैं आपसे कल फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।